हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार कृपया करके उनको देख लीजिए और जो भी क्वेश्चन हमने टारगेट किया है या मार्क किया है उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस साल प्रैक्टिस करने चाहिए और अपने एग्जाम को आप अच्छा क्रैक कर सकें। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा स्क्रीन पर, जो कि आपको दिख रहा है। पिछली वीडियोस की तरह क्लास 12th के लिए हमने परीक्षा सार अडॉप्ट किया है इस साल, तो परीक्षा सार का पीडीएफ में यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा जो है किसी पब्लिकेशन से कोई लेने देना नहीं है। आपने जिस किताब से फ्रीक्वेंसी मैच करती है आपकी, या आपके नज़दीकी जो पब्लिकेशन इजीली अवेलेबल है, या इस वक्त आपके हाथ में जो कुछ भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए और खाली उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। आपकी मर्जी, जहाँ से आप प्रिपेयर करना चाहें वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। ध्यान से समझ लीजिए इस चैप्टर का मार्किंग स्कीम क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहां से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जो आपको टोटल 1 मार्क देके जाता है। ठीक है, तो 1 मार्क के किसी भी क्वेश्चन को आपको यहां से स्किप नहीं करना है, याद रखिएगा। लेकिन हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से नहीं आता। 1 मार्क का क्वेश्चन तब आएगा जब चैप्टर 9 से 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चैप्टर 9 के बदले में 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनाया जाता है। अगर चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स से 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फिर यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी ये बात आपने ध्यान में रखनी है। समझ में आई बात? फिर से दोहरा रहा हूं, अगर चैप्टर 9 से 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा तब चैप्टर 10 से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों चैप्टर से 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते, याद रखिएगा। किसी न किसी एक चैप्टर से आता है। तो हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है। उसमें से किसी एक चैप्टर से ही 1 मार्क के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। इस साल उम्मीद है कि चैप्टर 10 से ही 1 मार्क के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जहां तक है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ में आई बात? तो आपने 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसका जो पैटर्न होता है वो होता है 3 मार्क्स का। 3 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये आता है। ठीक है, और ये आपको टोटल 3 नंबर देके जाता है। समझ गए? इतना हो गया। लेकिन कभी कभी देखने में यह मिलता है कि चैप्टर नंबर 9 के साथ ऑप्शन में चैप्टर नंबर 10 के भी एक 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जिस प्रकार से चैप्टर 9 के 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक यहां पर भी हैं जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 से भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती है। समझ में आई बात? ये कभी आता है, कभी नहीं आता। यहां पर सिर्फ 3 नंबर का ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 5 नंबर के लिए बनाए जा सकते हैं, और उन टॉपिक्स को इस साल आपके मॉडल पेपर में, आपके प्रश्न बैंक में भी डाला गया है। इसलिए हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस साल 2025 की परीक्षा के लिए वेब ऑप्टिक्स के चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये चैप्टर नंबर 9 के ऑप्शन में होंगे। तो मैं क्लियर कट बात बता देना चाहता हूं कि दोनों चैप्टर के बड़े बड़े 5-5 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। रह गया सवाल, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है, तो अगर आपने चैप्टर 9 के सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रखा है या रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ रखा है, तो फिर इस चैप्टर के 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो आपके पेपर में आएंगे और आप उसको बना ले जाएंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर 9 के साथ ऑप्शन में ही दिखेगा। समझ आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ। तो सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन तो भाई यहां से नहीं छोड़ना है, और मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो यहां से पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए उसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट। 0 होता है फेज डिफरेंस। वेव फ्रंट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, द लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट। आंसर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव।
वेव फ्रंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो वेव फ्रंट किधर जाता है वो दिशा दिखाता है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट को कौन दिखाता है? वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, बाकी आप फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद रख सकते हैं इंटरफ्रेंस के पैटर्न में, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n+1 पाई, ये फेज डिफरेंस का ऑर्डर होता है। ठीक है, इस तरह से फेज डिफरेंस चेंज होता है। अब ये क्या है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा मेरी बात, क्योंकि मैं अपने जॉम में जो है बताते चला जाऊंगा। अब स्टूडेंट अक्सर पढ़ते हैं ही नहीं, तो फिर ये सारी चीज़ें सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। ठीक, तो चलिए आपके काम की चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो इस साल आपकी परीक्षा में 1 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, वो ये है। तो इसको भैया यहाँ पर जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एकदम रट लो। ये यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो हम हमारा 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, उसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किस चीज का है? जो लाइट के फ्रिंजेस बनते हैं, पट्टियां बनती हैं, उसकी चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला है ये। देखिए, राइट फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो फ्रिंजेस बनते हैं, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, कहीं उजाला कहीं अंधेरा, कहीं उजाला कहीं अंधेरा, ऐसे चौड़ी चौड़ी पट्टी बनती है। उस पट्टी की ऊंचाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट नहीं पूछता आपसे, लेकिन इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछता है। समझ आई बात? तो ये किस तरह से बनता है पहले आप समझ लीजिए ध्यान से। यह क्वेश्चन कहीं पर आता है तो मैं आपको समझा देता हूं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे यहां पर। देखिए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये स्लिट बनाते हैं। देखिएगा ना, ये स्लिट, ये कार्डबोर्ड है, 2 ओपनिंग है। एक ओपनिंग ये है, तो इसको बोलेंगे हम अपन S1 पहला सोर्स। दूसरी ओपनिंग ये है, तो वेव फ्रंट का एक पॉइंट यहां आएगा, इसको बोलेंगे S2 दूसरा सोर्स। इससे d डिस्टेंस दूर यहां पर हम स्क्रीन रखते हैं। ठीक, ये अपना होता है सोर्स, और यहां पर अपन रखते हैं स्क्रीन। ध्यान से सुनते जाइएगा। सोर्स में हम 2 ओपनिंग बनाते हैं, दोनों ओपनिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को स्मॉल d से दिखाते हैं। समझ आई बात? और दोनों सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को अपन कैपिटल D से दिखाते हैं। तो यहां से जो वेव निकलती है, समझिएगा, यहां से निकली, अब इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाना, वेव तो हालांकि इस तरह से चलती है ऐसे। ठीक, और यहां से जो वेव निकली एक ही पॉइंट पर गई, यहां से भी जो वेव जाएगी ऐसे जाएगी, वेव के फॉर्मेट में, इस प्रकार से। तो किसी का क्रेस्ट पहुंचेगा, किसी का ट्रफ पहुंचेगा, या दोनों के क्रेस्ट एक साथ पहुंच जाएंगे, दोनों के ट्रफ एक साथ पहुंच जाएंगे एक पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां पर देखिए, कभी ये फ्रिंज ऐसे ब्राइट बनती है, फिर डार्क बनता है, फिर ये ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर ये ब्राइट बनता है, यानी एक पट्टी ब्राइट की एक पट्टी डार्क की। तो ये जो पट्टी बनती है, इसी पट्टी को बोलते हैं फ्रिंज। ठीक है, इसी पट्टी को क्या बोलते हैं? फ्रिंज। इसकी चौड़ाई का ये फॉर्मूला हमने बनाया है। इस फॉर्मूले का हमने नाम रखा है बीटा इज इक्वल टू, बीटा इसकी चौड़ाई दिखाता है ना, लैम्डा और कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें सारी चीजें आप समझ लीजिए। D क्या है? दोनों स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका फ्रिंज का विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। अगर दोनों सोर्स को आप ऐसे दूर दूर कर देंगे, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में, समझ आए? अगर दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। तो सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उससे फ्रिंज की चौड़ाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और दोनों स्क्रीन और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस को कम कर दोगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी कम हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन यहां से आएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि भैया अगर हमने यंग्स डबल स्लिट के apparatus को पानी में डुबा दिया, तब बताओ उसके फ्रिंज विड्थ का क्या होगा। समझ आई बात? तो फिर उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे जहां पर ये क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते, बाकी चीजें यहां से आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना है, और जो चीजें मैंने बताई हैं वो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इनको भाई नहीं छोड़ेंगे आप, इनको हर हाल में आप पढ़ के प्रिपेयर करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं 2021-22 के, उनको नहीं छोड़ना है, उसको तो पढ़ना ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। if the light source is if the light source is of slit shape, then what type of wave front is formed? ये सेंटेंस सही से फ्रेम नहीं होता। if the light source is slit shape, अगर लाइट का सोर्स स्लिट के शेप की तरह ऐसे लंबा सिलेंडर जैसा है, then what type of wave front is formed? तो आंसर है प्लेन वेव फ्रंट बनता है। समझ आई बात? which type of wave front is formed when distance between point size और लीनियर सोर्स एंड स्लिट इज इन्फिनिट?
आंसर है प्लेन वेव फ्रंट बनता है। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट साइज, अगर लाइट का सोर्स पॉइंट साइज है तो फिर गोल गोल वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, इन तीनों को पढ़ लीजिए। इसके अलावा द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी पढ़ लीजिएगा। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री होता है पोलराइजेशन के केस में। व्हाट डू मीन बाय क्रॉस पोलराइड पढ़ लीजिएगा। एक पोलराइजेशन के ऊपर भी इस साल क्वेश्चन आना है, ये भी आपके प्रश्न बैंक में डाला गया है। बिटवीन रेडियो, और ये भी बड़े कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो भी आएगा ध्यान दीजिए। दो तरह के वेव होते हैं, पहले से बता देता हूं। दो तरह के वेव होते हैं, एक वेव होता है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान से सुनना, इसके क्वेश्चन बनेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव का ये मतलब है कि जितने आपने चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े हैं, चाहे उसको आपने रेडियो वेव्स के नाम से पढ़ा हो, चाहे उसको आपने इंफ्रारेड के नाम से पढ़ा हो, चाहे उसको आपने विजिबल लाइट के नाम से पढ़ा हो, चाहे उसको आपने यूवी रेस के नाम से पढ़ा हो, चाहे आपने माइक्रोवेव के नाम से पढ़ा हो, किसी भी नाम से अगर आपने उसको पढ़ा है, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो एग्जांपल है इसका साउंड वेव, जो अपन मुंह से आवाज निकालते हैं, साउंड वेव हो गया। इसी की तरह की एक दो वेव और बनती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया कौन सा वेव पोलराइज होता है और कौन सा वेव पोलराइज नहीं होता है। पोलराइजेशन अब आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज है पोलराइजेशन, तब हम डिटेल लेक्चर तो अभी ले नहीं रहे हैं कि आपको डिटेल से सारी चीज यहां पर समझाएंगे। फिलहाल के लिए मोटा मोटा ये याद रखिए, ठीक है। मोटी मोटी बात मैं यहां पर आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। ठीक है, पोलराइजेशन का ये मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक फोन है, तो मान लो ये एक विंडो है। क्या है ये? एक विंडो। तो अगर यहां से मैं टॉर्च जलाता हूं, ध्यान से समझना, यहां पर हमने टॉर्च जलाया, और अगर मैं इस विंडो को ऐसे रखता हूं, ऐसे समझिएगा, इस प्रकार ऐसे दिखाता हूं आपको ना। अगर मैंने यहां पर टॉर्च जलाया और विंडो अगर मैं ऐसे रखता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि टॉर्च की रोशनी मेरे तरफ आती, पीछे तरफ दिखता है। लेकिन अगर मैंने विंडो को ऐसे कर दिया, समझ रहे हैं, विंडो घुमा दिया, अब ये विंडो ऐसा हो गया, अब मैंने टॉर्च जलाया तो यहां से रोशनी मेरी तरफ नहीं आएगी, समझे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे करने में चली जाती है और ऐसे करने में नहीं जाती, रुक जाती है, वो ट्रांसवर्स वेव होती है, समझे। वो वेव कैसी होती है? ट्रांसवर्स। अब जो वेव चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वो आपको सुनाई देवे करेगी या दिखाई देवे करेगी, वो आ जाएगी, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। समझे आप कि नहीं समझे? बस ये अंतर आप याद रखिएगा, आपसे इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, अब आते हैं स्क्रीन पर। तो भैया याद रखना, साउंड वेव चाहे आप ओपनिंग ऐसे रखो या ऐसे रखो, साउंड वेव चली जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, अगर आप ओपनिंग ऐसे रखते हैं तो आ जाती है, ऐसे ओपनिंग कर देते हैं तो नहीं आती। समझ आई बात? तो ट्रांसवर्स वेव जितने भी होते हैं सब के सब पोलराइज्ड हो जाते हैं, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो जितने ट्रांसवर्स वेव होंगे प्यारे बच्चों, ये सब के सब क्या होंगे? पोलराइज्ड। ठीक है, जितने ट्रांसवर्स वेव होंगे वो सब के सब पोलराइजेशन का फिनोमिना दिखाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। और जितने लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं ये पोलराइज नहीं होते। तो बस मेरी ये बात याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे आपसे, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये, नॉट पोलराइज्ड। ठीक, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किधर गया जी? बिटवीन, देखना, बिटवीन रेडियो एंड साउंड वेव। रेडियो कहां से ले लिया? यहां से, ट्रांसवर्स से। और साउंड वेव कहां से ले लिया? लॉन्गिट्यूडनल वेव से। तो बिटवीन रेडियो एंड साउंड वेव्स व्हिच कैन बी पोलराइज, तो याद रखिएगा खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही पोलराइज होता है। तो रेडियो वेव्स पोलराइज हो जाएगा बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स वेव, ऐसा लिख देना है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे देखो एक्सरे पूछ दिया, तो मैंने माइक्रोवेव के बाद एक्सरे नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, गामा रे लिख लीजिएगा, बीटा रे लिख लीजिएगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना जी, कॉस्मिक रेस लिख लीजिएगा। तो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं सब के सब पोलराइज हो जाते हैं। यही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछता रहता है, देखना। बिटवीन एक्स रे एंड साउंड वेव विच कैन नॉट बी पोलराइज, पोलराइज नहीं पूछा है, कौन पोलराइज नहीं हो सकता पूछा है। तो कौन सा पोलराइज नहीं होगा भाई? साउंड वेव पोलराइज नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेना, यहाँ पे कैन बी पोलराइज लिखा है कि कैन नॉट बी पोलराइज लिखा है, घुमा फिरा देता है ना क्वेश्चन। नहीं तो आप बोलोगे कि आप तो बोले थे कि भाई ट्रांसवर्स वेव जितने होंगे सबको पोलराइज लिख के आना है, तो आप ट्रांसवर्स वेव का ही नाम लिख के आ जाओगे। भैया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। उसने पूछा है कैन बी पोलराइज कि कैन नॉट बी पोलराइज। जब कैन बी पोलराइज पूछेगा तब ट्रांसवर्स वेव लिखना, जितने ट्रांसवर्स वेव होते हैं सबके सब पोलराइज हो जाते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसका एग्जांपल साउंड वेव है, वो पोलराइज नहीं होता। तो यहाँ पे पूछा है जो नहीं होता उसका नाम लिखो, तो हम साउंड वेव लिखेंगे। फिर से देखो,
विच ऑफ टू वेव्स, हीट वेव्स और साउंड वेव, कैन बी पोलराइज? तो भैया ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हीट वेव भी है, हीट भी होता है ना जी, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, याद रखना। तो भैया पूछा है कौन सा पोलराइज हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, हीट वेव कैन बी पोलराइज बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स वेव। ठीक, बना लोगे। अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके मॉडल पेपर में डाला गया है भाई, इस बार ना, इस बार ये आपके मॉडल पेपर में डाला गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। राइट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? सुपरपोजिशन ऑफ वेव का क्या होता है? याद रखिए, किसी एक पॉइंट पर एक वेव पहुंचा, उसी के साथ दूसरा वेव भी उसी पॉइंट पर पहुंच गया, तो वो जो पॉइंट रखा होगा, वो जो पार्टिकल रखा होगा उस पॉइंट पर जहां पर इकट्ठे दो वेव पहुंचती है या दो से ज्यादा वेव पहुंचती है, तो वो कैसे वाइब्रेट करेगा? आंसर है, दोनों वेव जो आई हैं उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसके रिजल्टेंट के मुताबिक वाइब्रेट करेगा वो। तो आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम साइमल्टेनियसली, यानी किसी एक पॉइंट पर किसी मीडियम में अगर दो या दो से ज्यादा वेव पहुंच जाती हैं, देन द पार्टिकल वाइब्रेट्स विद द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। दोनों वेव की जो अलग अलग एम्पलीट्यूड होंगी उनके वेक्टर सम के बराबर जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, उससे दोनों का एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट बन जाएगा। उस रिजल्टेंट के अनुसार फिर वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। आप इसको अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लेना, समझ गए? इसका एक्सप्रेशन इसको लिख देना, ठीक है? तो एक ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है क्योंकि ये आपके प्रश्न बैंक के अंदर डला हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका ना। अब ये 3 नंबर के लिए आएगा बेटा, याद रखना ना, 3 नंबर। बाकी ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है? इंटरफियर ये भी नहीं पढ़ना है, इसको भी छोड़ दीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ वुड यू नो दैट टू सोर्सेस आर कोहेरेंट? वैसे तो दो सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। कोहेरेंट सोर्स का फैसला होता है इससे कि भैया कोहेरेंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी, कोहेरेंट सोर्स के वेवलेंथ बराबर होते हैं। अब दो सोर्स हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और दोनों के फेस का डिफरेंस सेम आएगा, कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता। समझ आई बात? और दोनों के वेव फ्रंट एक समान बनते हैं। अब आप पढ़ के देख लीजिएगा, फेस डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी से फैसला होता है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टू सोर्सेज बी कोहेरेंट? दो सोर्स को कोहेरेंट बनाने के लिए क्या कंडीशन है? तो देखिए ना, कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं? द सोर्स विच इमिट द वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। यानी वो सोर्स जिससे लाइट निकल रही, जैसे मोमबत्ती समझ लो, मोमबत्ती से लाइट निकली, तो दो मोमबत्ती कोहेरेंट सोर्स कब कहलाएंगे? जब उनसे जो लाइट निकलती है, दोनों मोमबत्ती से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी और दोनों से निकलने वाली लाइट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तब हम बोलेंगे दोनों मोमबत्ती क्या है? कोहेरेंट सोर्स है। और कोहेरेंट सोर्स के लिए दो कंडीशन होता है। पहला होता है कि दोनों सोर्स से निकलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों के निकलने वाला फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, तभी तो फेस का फेस सेम होना चाहिए, फेस सेम होना चाहिए, तभी तो फेस का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, यानी सेम आएगा। तो दो कंडीशन होता है, याद कर लीजिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी आपको पढ़ना है भाई, इसको पढ़ लीजिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दो वेव जब एक साथ पहुंचती हैं, इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आई बात? यानी दोनों वेव का जब क्रेस्ट एक साथ पहुंचेगा तो वो पोर्शन ब्राइट हो जाएगा और दोनों वेव का जब ट्रफ पहुंचेगा तो पोर्शन डार्क हो जाएगा। चमक एक जगह डबल हो जाएगी और एक जगह जीरो हो जाएगी। ये इंटरफेरेंस कहलाता है फिनोमेना। इसको पढ़ लेंगे, इसका एग्जाम्पल या डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंक्रीज्ड, ये इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे भाई, याद रखना ना। यही वो क्वेश्चन है जो फ्रिंज के वृत्त के ऊपर आ रहे हैं। तो फ्रिंज वृत्त के ऊपर जितने सवाल होंगे सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंक्रीज, अगर वेवलेंथ बढ़ा दी जाए, मैंने बोला था नहीं, फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेवलेंथ लेमडा को बोलते हैं, लेमडा और बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, सीधी सी बात। तो देखो, देयरफॉर वेवलेंथ इज इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीज, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना है ये। तो ऐसे भी लिख दो, ये एक लाइन का आंसर लिख देना, इफ वेवलेंथ इंक्रीज देन फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीज, बस इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपन इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से स्क्रीन को अगर दूर कर दिया जाए तो उसको डी डिस्टेंस से दिखाते हैं ना, कैपिटल डी से, ये कैपिटल डी से। अगर कैपिटल डी बड़ा हो जाएगा तो ये भी बीटा भी, यानी फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। समझ आई बात? तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है, यानी सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को अगर अपन बढ़ा देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बड़ी हो जाती है। ये फॉर्मूला बस याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। समझ आई बात? इसी प्रकार से आपसे पूछेगा, देखना,
इफ apparatus ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इनटू वाटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आपके प्रश्न बैंक में डाला गया है इसको। अगर हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो इक्विपमेंट होता है, apparatus होता है, उसको पानी में डाल दिया तो बताइए फ्रिंज की चौड़ाई का क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम यंग्स के apparatus को यानी उसकी जो मशीन है, डिवाइस है, उसको पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने से वेव का जो वेवलेंथ होता है वो छोटा हो जाता है। याद रखना, वेवलेंथ क्या होता है, छोटा। और अगर वेवलेंथ छोटा हो गया तो भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पढ़ के देख लेना यहां पर, सिंस लैम्डा इन वाटर डिक्रीजेस, बताए ना वेवलेंथ क्या है, छोटी हो जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। अगला चीज देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज इंक्रीज, फिर वही पूछ दिया, दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा, कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज इंक्रीज, अच्छा ये दो स्लिट पूछा ना, डी के साथ है, स्लिट के बीच के डिस्टेंस को अपन ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ये स्लिट हो गया, ये इसको स्लिट बोले है ना, ये सोर्स S1 और सोर्स S2, अगर हम इसके बीच के डिस्टेंस जिसको अपन स्मॉल डी से दिखाते हैं इसको बढ़ा देंगे तो भैया हमारा फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। तो अगर दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को आपने बढ़ाया तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अब फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर हम स्लिट के बीच के डिस्टेंस को कम करते हैं। डिस्टेंस बढ़ाएंगे बीटा कम हो जाएगा, और डिस्टेंस को कम करेंगे स्लिट के बीच के डिस्टेंस को तो बीटा बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो डी को अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो बीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज लिखते बनना चाहिए आपसे। अगला देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर डज द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड, किन किन फैक्टर पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आता है वो डिपेंड करता है। राइट ओनली नेम ऑफ द फैक्टर्स, तो लिख देना, यही तो है तीन ठो नाम, यानी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सोर्स और स्लिट के बीच के डिस्टेंस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही लिखा होगा, देख लो, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट पर डिपेंड करता है, लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन, लेकिन डिफ्रैक्शन 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो डिफ्रैक्शन भी आपको पढ़ना है। डिफ्रैक्शन का ये मतलब होता है, जैसे एक घर है, चारों तरफ से बंद है, अचानक हमने खिड़की खोल दी तो जो लाइट आएगी वो एकदम सीधे आनी चाहिए, लेकिन लाइट पूरे कमरे में बिखर जाती है, पूरा कमरा ब्राइट अप हो जाता है, रोशन हो जाता है। तो इसका मतलब है लाइट मुड़ती है जब वो खिड़की से एंटर करती है, तो ये जो लाइट के मुड़ने की प्रोसेस है इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, एक फ्राउनहोफर होता है और एक फ्रेस्नेल होता है, ये भी पूछा जाएगा आपसे। ये देखिए, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन प्रिपेयर करना है और फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर के बीच का आपको डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है। बहुत आसान है, फ्रेस्नेल में सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, ये देखिए यहां पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोर्स और स्लिट, यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे ही है, स्लिट जहां पे सोर्स है और स्क्रीन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स हो जाए तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो पैटर्न क्या कहलाता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन अगर आपने स्लिट और स्क्रीन इनके बीच के डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया, बहुत दूर कर दिया, तो फिर जो पैटर्न बनता है वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न कहलाता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ये सारी चीज हमने समझाई हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट वेव कैन बी पोलराइज बट साउंड वेव कैन नॉट, क्यों? क्योंकि लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो जाती है, और साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो पोलराइज नहीं होती, मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, ये भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। बाकी तो इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड तो द इंटरफ्रेंस पैटर्न विल नॉट बी ओपन। यहां देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटरफ्रेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन स्लिट इज क्लोज। दो ओपनिंग होती है, दो स्लिट, अगर एक स्लिट को ढक दिया जाए तो फिर एक ही से वेव जाएगी, एक से वेव जाएगी तो दूसरी वाली वेव पहुंच ही नहीं पाएगी, तो इंटरफ्रेंस हो भी नहीं करेगा, तो कोई उसमें इंटरफ्रेंस पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, यानी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट का जो पैटर्न दिखता है वो नहीं दिखेगा। समझ आया? फिर देखो वही सेम क्वेश्चन पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी पोलराइज, या पोलराइजेशन इज पॉसिबल, एक्स रे, साउंड वेव, रेडियो वेव। समझ गए? साउंड वेव बस में नहीं होगा क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एक्सरे भी पोलराइज हो जाएगी और रेडियो वेव भी पोलराइज हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव होता है। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, तो आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आप यहां से चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, इनको भी आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन शो नहीं करता है, घुमा फिरा के वही चीज पूछता है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भाई आपको पढ़ना है इस साल। ठीक है, तो अब हम काम की चीजें डिस्कस करेंगे, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, जब वीडियो थोड़ी जल्दी कवर करेंगे। मोनोक्रोमेटिक वेव से रिलेटेड है, अगर उसको व्हाइट लाइट से अगर हम रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, तो फिर व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो इन द कंडीशन ओनली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज व्हाइट वाइल द अदर फ्रिंजेस आर कलर्ड। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, पढ़ लेना। कैन द इंटरफेरेंस बी ऑब्टेन फ्रॉम व्हाइट लाइट, आंसर है हाँ। व्हाइट लाइट अगर हम यूज करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह हम सिंगल व्हाइट लाइट यूज करें, व्हाइट लाइट बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है सातों कलर का, तो अगर व्हाइट लाइट यूज किया जाए तो भी इंटरफेरेंस होगा क्या, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट के फ्रिंज मिलेंगे क्या, आंसर है यस। In the white light there are 7 colors. The position of central bright fringe for all the color remains same. Hence the central bright fringe is white. For the different colors the position of the bright fringe are different. सेंटर में सिर्फ व्हाइट फ्रिंज बनेगी और बाकी जो फ्रिंजेस बनेंगे वो कलर बनेंगे। ठीक है, अगला जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है वो है पोलराइजेशन, लेकिन पोलराइजेशन 2024 में आ गया है तो भाई छोड़ देना, नहीं आएगा। इसके बीच का डिफरेंस भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है, इस साल नहीं पूछा जाएगा, 2024 का है। एंगल ऑफ पोलराइजेशन पढ़ लेना। ब्रूस्टर्स लॉ इंपॉर्टेंट है भाई, ये ब्रूस्टर्स लॉ इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आगे आप प्रिपेयर करेंगे। अगर ब्रूस्टर्स लॉ आता है तो ये 5 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी पढ़ना है। बड़े क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें, देखो इंटरफेरेंस आपको पढ़ना है हर हाल में, और इस साल 2-3 क्वेश्चन जो है यहां से बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप यही पढ़िए, इंटरफेरेंस आप ऊपर से देख लीजिए, ऊपर जहां जहां मैंने बताया था 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। उसके बाद इनके जो कंडीशंस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, यह प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा आपके मॉडल पेपर में और आदर्श पेपर में, और इसके साथ साथ आपके प्रश्न बैंक के अंदर इस साल 5 नंबर के लिए यहां से क्वेश्चंस बनाए गए हैं हाइजन के वेब थ्योरी के ऊपर। हालांकि 2024 में आया, अब नहीं आएगा। हाइजन की वेब थ्योरी से आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना है, ये 5 नंबर के लिए बनेगा क्वेश्चन, और वो आखिरी में आएगा। तो इसको तो फिलहाल छोड़ दीजिए, वेब थ्योरी को, ये नहीं आएगा। हाँ, आप चाहें तो न्यूटन की करपस्कुलर थ्योरी जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये सारी चीजें नहीं पढ़नी हमने, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीजें नहीं पूछी जाती, सिंपल चीजें आएंगी यहां से। कोहेरेंट सोर्स मैंने पहले बोल दिया, पढ़ लेना। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ना है बेटा, याद रखना, डिफ्रैक्शन पढ़ना है। और दूसरा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके प्रश्न बैंक में है, मॉडल पेपर में है, आदर्श पेपर में है। तो ये तो पढ़ना है भाई इस साल, इसके आने की संभावना ज्यादा है। दूसरा आपको पोलराइड पढ़ना है, ये भी पढ़ना है आपको पोलराइड। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर नीचे से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगले क्वेश्चन से। पोलराइड आप प्रिपेयर कर लेना। ये आया ब्रूस्टर्स लॉ, ये भी आपके मॉडल पेपर वगैरह में इस साल डाला गया है। दिस इज अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन मिला करके बनाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन, फिर आपको बोला जाएगा ब्रूस्टर्स लॉ को डिफाइन करिए, उसका डेरिवेशन करिए। ठीक है, तो ये आपने करना है भैया इस साल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है मेरे भाई, डायग्राम देख लेना, इसको नहीं छोड़ना है। पोलराइड पहले ही मैंने बोल दिया, पढ़ लेना। हाँ, ये आपको नहीं पढ़ना है, हाइजेंस की सेकेंडरी वेवलेंथ वाली थ्योरी जो है नहीं पढ़ना हमने। वेव फ्रंट भी नहीं पूछता हमसे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पूछता है, जो हम पहले बता चुके हैं आपको, तो उसको तो पढ़ना है भाई। ठीक है, ये 2 चीजें पढ़ना है, लेकिन ये आपसे एज ए थ्योरी नहीं पूछता, बहुत कम चांस होता है थ्योरी पूछने का। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन किसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन किसको बोलते हैं, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं, एक एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2022 में आया, आगे भी पूछा जा सकता है। डिफ्रैक्शन आपको नहीं छोड़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ के जाना है घर से। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, ये भी आपके मॉडल पेपर वगैरह में डाला गया है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये डेरिवेशन है, इसमें हम कंडीशंस निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी इससे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जानी, ये बड़ा टिपिकल है, बहुत कठिन है। हमारे ऐप के अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल है, मैंने वहां पर बहुत आसान तरीके से इसको डिराइव करवाया। आप यहाँ पढ़ेंगे, हो सकता है आपका दिमाग चकरा जाएगा, तो मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ा लेंदी डेरिवेशन आपकी इस बुक ने छापा है। आपका चाहे परीक्षा बोध हो या परीक्षा सार हो, बड़े लेंदी डेरिवेशन छापते हैं। हमने अपने स्तर पर जो डेरिवेशन करवाया वो आसान है, शॉर्ट एंड स्वीट है। तो जितने बच्चे वहां से इनरोलमेंट लेकर के पढ़ रहे हैं, वो बच्चे ध्यान देंगे, बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना, इस साल इनके आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डेरिवेशन है, प्रिपेयर कर लेंगे, और इसी से कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव और आपका कंस्ट्रक्टिव डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप पढ़ेंगे, यहाँ से लंबा डेरिवेशन हो जाता है ना इसका। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों, इसको हर हाल में प्रैक्टिस करके जाना। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है,
ये भी इस साल आपके मॉडल पेपर में डाला गया है। अगर आया 5 नंबर के लिए तो यही आएगा। देखो घबराओ नहीं, मैं शुरू में बोल चुका हूं, अगर चैप्टर 9 के क्वेश्चन तुम प्रिपेयर कर लेते हो तो चैप्टर 10 के 5 नंबर के क्वेश्चन मत पढ़ना, सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन पढ़ के जाना। इसलिए घबराओ नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जिसको चैप्टर 10 बनाना है वो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाना, चैप्टर 9 के 5 नंबर के क्वेश्चन छोड़ देना। फिर तो इस साल ये भी पूछा जाएगा। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन करते हैं अपन, ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे 1 मार्क के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा था, इसका डेरिवेशन भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैंने इसको अपने रेगुलर लेक्चर में बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसको देख के सर चकरा जाएगा, आपको समझे नहीं आएगा ये क्या लिखा है। तो भैया आपने जिस किताब से पढ़ा होगा, जिस टीचर से पढ़ा होगा, उसके नोट से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बताने के लिए बैठा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए 20 से 30 मिनट लग जाएगा, समझे। इसलिए हमारे पास समय नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी हमारे स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर करेंगे। इस साल देखिए आपके मॉडल पेपर में इनको भी डाला गया है, हाइजन प्रिंसिपल का यूज करते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करिए। दिस इज अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे सीधे सीधे, 3 के लिए नहीं, सीधा 5 नंबर के लिए आएंगे अगर आएंगे तो। रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन भी। ज्यादा गुंजाइश किसकी है? रिफ्रैक्शन वाले की। रिफ्लेक्शन की कम है, लेकिन आपको दोनों पढ़ना है। बस सवाल वही है कि भाई अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लेना, ये सब थ्योरी वोरी लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, शॉर्टकट में डेरिवेशन कर दोगे, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। नंबर नहीं कटता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये आ गया रिफ्रैक्शन वाला, ऊपर रिफ्लेक्शन का था, ये रिफ्रैक्शन वाला है। भैया दोनों पढ़ लेना, दो में से कोई एक 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर 9 पढ़ लिया है तो भैया फिर इसके 5 नंबर के क्वेश्चन छोड़ देना। मैं बार बार समझा रहा हूं, बहुत हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर कर लेना। इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता प्यारे बच्चों, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। कोई जरूरी भी नहीं है कि 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। चैप्टर 9 पर ज्यादा फोकस करिए, चैप्टर 10 पर फोकस आपने नहीं करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही है, कोई न्यूमेरिकल यहां से नहीं आता, इससे ज्यादा हम कोई डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं करेंगे। आपके पास समय कम है, बिल्कुल पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अब आपको अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसको ध्यान में रखिए, फोकस करिए और पेपर लिखने के लिए जाइए।